वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने कोर का पेपर एक डिस्कस किया था जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया इस पेपर का। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा हो आप जरूर जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हिंदी कोर है। मैंने आपको पहले भी समझाया था हिंदी कोर और इलेक्टिव में अंतर क्या होगा। अगर आपके पास कोर है तो आपके पास जो बुक होगी वो आरोह और वितान वाली होगी। आरोह और दूसरी बुक होगी वितान। एंड यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्टिव है तो उसके अंदर आपके पास अंतरा एंड अंतराल दो आपकी किताबें होगी, अंतरा और अंतराल। तो ये वाला जो पेपर है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में जो हम हिंदी कोर का डिस्कस कर रहे हैं वो इसके अंदर आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको ऐसा लगे पेपर को देख के कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये चैप्टर तो है नहीं, तो ये कंफ्यूजन रहेगी आपको कि ये पेपर ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है। आपके हिंदी दो तरह की होती है, कोर और इलेक्टिव। आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी इसका डिस्कस किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एंड सभी को पैटर्न पता होगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है हिंदी का पेपर का। एंड 3 घंटे आपके पास होंगे पूरे पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो बच्चे नए हैं, आपका जो सेक्शन ए होगा यानी खंड आ, इसके अंदर आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 क्वेश्चन। एंड सेकंड आपका जो रहेगा वो है खंड बी। इसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन होंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे यानी खंड आ में। एंड जो 8 क्वेश्चन रहेंगे खंड बा में वो ये रहेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से हमने खंड ए हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी खंड अ हमने डिस्कस किया हुआ है 40 क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट 1 में। आप जरूर जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जो कि आपका रहेगा खंड ब। आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 7वां। इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें रचनात्मक लेख के लिए आपको बोला गया है। कुछ टॉपिक दे दिए गए जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं। जैसे टॉपिक क्या है, जब मैंने बनाया बेकार पड़ी वस्तुओं से नया सामान, तो ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है जब मैं 7वें आसमान पे था, ये आपका दूसरा टॉपिक है। बदलता परिवेश तीसरा टॉपिक है। एंड आपका फोर्थ जो है वो है कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके टॉपिक दे दिए जाएंगे। इस पे आपको जो है रचनात्मक लेख लिखना है 120 शब्दों में। ये आपके टॉपिक जो दिए गए इनमें से किसी एक पे लिखना है आपको। खंड ब में 7वां क्वेश्चन है सबसे पहला। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको समझाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि ये वाला टॉपिक लिया है। एंड इसमें आपको 120 शब्दों में लिखना होगा। आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में। यहाँ से कॉपी करने की कोई फायदा है नहीं, ऐसे वर्ड आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्या है कि एआई के ऊपर अगर आपको लिखना है तो वर्ड बहुत ऐसे वर्ड यूज होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में ये इजी होता है थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप एआई के ऊपर। तो एआई किस तरह जो है आज के समय में इसका यूज जो है बढ़ता गया है। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी इफेक्ट है, पॉजिटिव प्रभाव हो गया यानी सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव दोनों आप लिख पाएंगे यहाँ पे। इसका आपने सुना होगा एआई किस तरह लोगों की जॉब खा रहा है, वो आप नकारात्मक प्रभाव में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। आजकल एआई बहुत चल रहा है, एआई से हम जो है बहुत सारी इमेजेस भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्वास्थ्य पे भी प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी लिख सकते हैं आप। ये सारी चीजें हैं, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, जिसे आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं हम। यह एक क्या है, उन्नत तकनीकी शाखा है जो मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक अलग अलग क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाल रही है और हमारे समाज को नए दृष्टिकोण और उच्चतम स्तर की सामरिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग और संगणक विज्ञान। स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के साथ रोगों की पहचान उपचार करने में मदद कर रहा है। शिक्षा में ये देखें तो हम विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों में एआई जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एकाग्रता और उत्पादकता में सुधार करने में हो रहा है। संगणक विज्ञान में यह गहराई से अध्ययन कर रहा है और नई तकनीकों का विकास कर रहा है जो भविष्य में और भी उन्नत
और सुरक्षित होगी। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अद्भुत सुधार के लिए हो रहा है और यह हमारे समाज को एक नए युग में पहुंचा रहा है, जिसमें मशीनें हमें और भी बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही है। बट इसके नेगेटिव जो इफेक्ट है वहां पे लिखे नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहानी लेखन की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। किसी अच्छी कहानी को पढ़कर उसका विश्लेषण किया जाए। उपयुक्त जो कथन, ये दिए गए कथन जो कहा गया है, इसके आधार पर आपको क्या है, आपके द्वारा पढ़ी गई किसी अच्छी कहानी के कथानक और पात्रों का आपको विश्लेषण करना है। कथानक और पात्र होता क्या है? तो मान लीजिए कोई, अगर हम स्टोरी देख ले तो कोई मूवी, मान लीजिए मूवी है, तो मूवी का एक तरह से निष्कर्ष अगर आप देखें मूवी के अंदर है क्या, ये कथानक हो जाएगा। ठीक है, कथानक। एंड दूसरा जो आपका पात्र है, पात्र क्या होते हैं? पात्र कैरेक्टर हो गए, जैसे हीरो, हीरोइंस, ठीक है, विलेंस, ये क्या हो गए? ये पात्र हो गए। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे एक स्टोरी यहाँ पे बोला गया है, आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ी हो तो उसके आधार पर आप जो है बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग जो ली गई स्टोरी जो है, अपने सपनों की पूर्ति, ये आपका क्या दिया हुआ है? टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइटल ले लिया हमने और यह क्या है, इसके बारे में जैसे बताया गया, अपने सपनों की पूर्ति, ये एक टॉपिक है एंड इसमें बताया गया है, यह उत्साह भरी कहानी है जो एक आम छात्र आर्यन के जीवन को उत्कृष्टता की ओर बढ़ती है। आर्यन का सपना है कि वह एक श्रेष्ठ लेखक बने और अपनी कल्पना की दुनिया को जीवंत करे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से हो गया आपका निष्कर्ष या कहानी के बारे में है क्या। पात्र क्या है? पात्र जैसे आर्यन हो गया, आर्यन, प्रिया एंड प्रोफेसर शर्मा। तो ये आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो ये होता है, सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि कथानक और पात्र होता क्या है। तो कथानक में आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी में है क्या, आप कुछ लाइनों में यहाँ पे लिख दो, 2-3 लाइनों में। एंड यहाँ पे पात्र क्या होता है, तो पात्र में आप कोई भी कैरेक्टर है उसके बारे में लिख देना है कि उसका रोल क्या था। ये आपका हो जाएगा कथानक और पात्र वाला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, कैप्टिव ऑडियंस से आप क्या समझते हैं? अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उत्तर लिखिए। कैप्टिव ऑडियंस होती क्या? तो वो ऑडियंस जो कहीं पे भी, मतलब कोई कला हो रहा हो, प्रदर्शन हो रहा हो या इवेंट हो रहा हो, जैसे आपके गली मोहल्ले में आते हैं ना खेल दिखाने वाले, अगर वहां पे आए तो क्या है, लोग वहां पे क्या है, भीड़ लगा लेते, तो वो किसके अंदर आता है? कैप्टिव ऑडियंस के अंदर। कोई कला प्रदर्शन हो रहा होता है, इवेंट होता है या कार्यक्रम होता है, तो ये किसके अंदर आता है? कैप्टिव ऑडियंस के अंदर। आपके जो है व्यक्तिगत अनुभव के बारे में पूछा गया। हाँ, कैप्टिव ऑडियंस होती कहाँ-कहाँ है? तो आप सिनेमा, नृत्य, प्रदर्शन, नाटक या सामूहिक इवेंट्स जो भी होते हैं, इसके अंदर आता है। अनुभव के बारे में लिख सकते हैं आप, सिनेमा घर हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। खेल दिखाने वाले आते हैं, तो वहाँ पे वो आप एग्ज़ाम्पल के लिए बता सकते हैं, अगर आपने अनुभव किया हो। कठपुतलियों के बारे में बता सकते हैं आप। तो ये सब कैप्टिव ऑडियंस हो गया और ये अनुभव के बारे में हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के उदाहरण स्वरूप कोई 2 शीर्षक लिखना है। अप्रत्याशित विषय वे होते हैं जिसमें क्या होता है, लेखक जो ऐसे विषय पर लिखता है जिसे वो अच्छे से नहीं जानता हो और ना उसने कभी इसका अनुभव किया हो। जैसे कोई टॉपिक के ऊपर लिख रहा हो लेखक, मान लेते हैं पर्यावरण। पर्यावरण टॉपिक है और उसने इस पर कभी लिखा नहीं है, ना ही उसको अनुभव है। लेकिन वो लिख रहा है, तो ये क्या है, किसके अंदर आएगा? अप्रत्याशित विषय। एंड इसके बारे में जो है उदाहरण स्वरूप 2 शीर्षक भी बोले गए। तो ये तो समझ गए आप, अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं? जिसके ऊपर उसने कभी अनुभव भी नहीं किया हो और उसके ऊपर वो लिख रहा हो जिसे वो नहीं जानता हो। इससे होता क्या है, इसमें नई दिशाओं को खोजने और नए विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम ये हो सकता है। 2 शीर्षक जैसे 5वीं मंजिल से बाहर का दृश्य, स्नातक ऑटो ऑटो रिक्शा चालक। तो ये 2 टॉपिक भी, यहाँ पे 2 शीर्षक भी लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। इनमें भी आपको किसी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतः व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व संचार किसे कहते हैं? दोनों के मध्य अंतर समझाते हुए लिखना है। तो सबसे पहले होता क्या है ये समझ लीजिए, अंतः व्यक्तित्व संचार, जिसमें एक ही व्यक्ति जो है अपने आप से ही बात करता है, अपनी आत्मा से ही बात करता है। ये आता है आपका अंतः व्यक्तित्व संचार में। एक होता है अंतर व्यक्तित्व संचार, जो 2 लोगों के बीच हो रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच हो रहा हो जब संवाद यानी बातचीत, तो ये आपका आ जाएगा अंतर व्यक्तित्व संचार में। अंतर की बात करें, इसमें अंतर क्या है? तो अंतः व्यक्तित्व संचार में क्या होता है, संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी खुद से ही बात करता है वो, और खुद ही क्या है, उसे प्राप्त करता है। अंतर व्यक्तित्व संचार में क्या होता है, संचारक और प्राप्तकर्ता अलग होते हैं।
एक बोलता है, एक सुनता है। तो ये क्या है, दोनों दोनों अलग-अलग होते हैं, ये अंतर व्यक्तित्व। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट मैंने आपको समझा दिया है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका दूसरा, समाचार पत्र का निम्न प्रश्न जनसंचार माध्यम का कौन सा कार्य कर रहा है? लोग कहते हैं शीर्षक के अंतर्गत किसी भी विषय पर अपने स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करने हैं। तो समाचार पत्र का निम्न प्रश्न जनसंचार माध्यम का कौन सा कार्य कर रहा है? तो वो क्या है, विचार विमर्श के मंच का कार्य कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखें, इस शीर्षक के अंतर्गत किसी भी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। कोई सा विषय हो सकता है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें विद्यालय की बढ़ती फीस हो गया, अभिभावकों की टूटती कमर जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और लोगों को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। तो ये आप टॉपिक डाल सकते हैं, कोई भी विषय उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक है जिसके ऊपर बोल सकते हैं। ये जनसंचार माध्यम लोगों के बीच जागरूकता और सहमति बढ़ाने का कार्य कर रहा है और सामाजिक विमर्श को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे समाज में सार्थक विचार विमर्श हो रहा है और लोग अपने विचारों को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 90 का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समाचार पत्रिका को पाठकों तक पहुंचाने के कौन से चरण होते हैं? कौन-कौन से चरण होते हैं? उसमें आपका पसंदीदा अंग कौन सा और क्यों? 2 कारण लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। समाचार जो पत्रिका होती है यानी अखबार, ठीक है? अखबार को पाठकों तक, पाठकों मतलब पढ़ने वालों तक, अगर आप अखबार देखे होंगे या पढ़े होंगे, आप तक वो आता है तो क्या प्रक्रिया रहती है? आपको यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर समाचार पत्र जो पत्रिका है पाठकों तक पहुँचाने के कौन-कौन से चरण होते हैं? सबसे पहले वो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, समाचारों को संकलित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चरण क्या है? जिसमें पत्रकार और संपादक समाचारों को विभिन्न स्रोतों से संकलित करते हैं। इसमें विभिन्न विषयों पर खबरें, रिपोर्ट और जानकारी जो है शामिल होती है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? इन्होंने समाचार जो है इकट्ठा किया, संकलित किया, यानी न्यूज़ इन्होंने देखा कि न्यूज़ है क्या? दूसरा जो है, समाचारों को संपादित करके छपने योग्य बनाना। दूसरे में क्या करें? छपने के लिए सबसे पहले इन्होंने न्यूज़ इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। दूसरा क्या है? छपाई है। छपाई के लिए इन्होंने दिया, यानी इसके बाद संपादक समाचारों को संपादित करके उन्हें छपने योग्य बनाते हैं। ये स्वरूप, भाषा और तकनीकी दृष्टिकोण से संबंधित होता है। दूसरे में क्या आ गया? छपाई आ गया। तीसरा क्या है? आप तक पहुँचाना, पाठकों तक यानी जो पढ़ेंगे न्यूज़पेपर उस तक पहुँचाना। इस चरण में समाचार पत्रिका को मुद्रण और वितरण के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद पत्रिका को अग्रणी भूमिका वाले स्थानों और साधारित वितरण के माध्यम से क्या है, पाठकों तक पहुँचाया जाता है। तो ये तीसरा क्या आ गया? पाठकों तक पहुँचाना। ठीक है? छपाई के बाद क्या है? मेन जो इसका सबसे लास्ट वाला काम है यही है कि आप तक पहुँचाना। ठीक है? आप तक। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। एंड यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि आपका पसंदीदा कौन-सा है, आपको बताना है। एंड यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर है द गार्जियन, आप लिख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और भी भारत के न्यूज़पेपर है नव भारत टाइम्स, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल के लिए ले लिया है। यहाँ पे पूछा गया था आपका पसंदीदा समाचार पत्रिका कौन-सा है? तो यहाँ पे द गार्जियन ले लिया है। क्या कारण है इसके लेने के? तो आप बोल सकते हैं यहाँ के इसमें जो न्यूज़पेपर होते हैं इसका न्यूज़ बहुत सटीक माना जाता है। ठीक है? वर्ल्ड में इसकी वैल्यू है, साथ ही साथ यहाँ के इसका जो न्यूज़पेपर है, मतलब न्यूज़ जो आती है इसमें एक तो सटीक लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भाषा अच्छी यूज़ की जाती है, आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 90 का। तो 90 में 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको किसी 2 के ही आंसर देने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, कविता के बहाने में कवि ने चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने कहकर चिड़िया और फूल के बारे में क्या कहा है और बच्चा ही जाने से अंत करके कवि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चिड़िया क्या जाने, फिर फूल क्या जाने, फिर क्या है बच्चा ही जाने, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चिड़िया क्या जाने यहाँ पे बताता है कि चिड़िया अपनी सीमित उड़ान में अपनी जीवनी को समझती है और उसे यह नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। इससे हमें जो है सीखने को ये मिलता है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता होनी चाहिए और नए अनुभवों को अपनाना चाहिए। चिड़िया क्या जाने इसमें ये होगा। दूसरा है फूल क्या जाने, ये बताता है कि फूल अपने अंतिम समय के आसपास मुरझा जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना निश्चित ही समय होता है। इससे इससे हमें क्या है ये सीखने को मिलता है कि जीवन का समय निश्चित होता है और हमें अपने भी जो भी समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, सही से यूज करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा। एंड तीसरा है अंत में बच्चा ही जाने,
इसका मतलब है जिससे ये साबित होता है कि बच्चे ही वो होते हैं जो नई सोच और नए सपनों को अपनाते हैं। बच्चा नया और परेशान नहीं होता, उसमें ज्ञान की प्राप्ति का अद्वितीय अनुभव होता है, जिससे हमें अपनी असीमितता और अनंतता की समझ होती है। इससे साबित होता है कि ज्ञान भावनाओं, अनुभवों और अंदरूनी सत्ताओं के माध्यम से ही साकार हो सकता है और यह अद्वितीय है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने एंड बच्चा ही जाने। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास लोकवादी कवि है, कवितावली पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि करना। तो तुलसीदास जो है लोकवादी कवि है, इसके रीजन क्या है कहने के, तो यहाँ पे देखिए हम, तो मनुष्य की दैनिक समस्या को रेखांकित करना। अगर उनकी कविताएं आप देखेंगे, जो भी है कविता है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या है, मनुष्य की जो रोजमर्रा की समस्या है उसके बारे में उन्होंने अपनी कविताओं में उन्हें शामिल किया है। यहाँ पे देखेंगे तुलसीदास जी अपनी कविताओं में मानव जीवन की सामान्य समस्याओं, उनके आसपास के परिसर की स्थिति और दैनिक जीवन की चुनौतियों को उन्होंने अपनी कविता के अंदर जो है रेखांकित किया है। उनकी रचनाओं में मानव जीवन की अद्वितीयता, उत्सव, प्रेम और संघर्ष संवेदनशील चित्रण होता है, जो आम जनता को समझने में मदद करता है। दूसरा है सामाजिक सौहार्द और एकता की बात करना। उन्होंने अपनी कई सारी कविता, उसके अंदर उन्होंने सामाजिक सौहार्द और एकता को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उन्होंने समाज में सामंजस्य और एकता के महत्व को बढ़ावा दिया है और लोगों के को सामाजिक अच्छाई और एकता की ओर प्रेरित किया है। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, उन्होंने यही नहीं, अच्छाई चीज नहीं, उन्होंने ऐसी चीजें भी, समाज की जो कमियां हैं या समाज में जो गलतियां हैं, उसको भी उन्होंने क्या है अपनी कविताओं में बताया है। जैसे अपने समय और समाज के प्रमुख सवालों को कविताओं के केंद्र में रखा है। तुलसीदास जी ने अपने समय और समाज के प्रमुख सवालों को अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। उनकी कविताओं में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर विचार किया गया है, जिससे समाज को सच्चाई की दिशा में मार्गदर्शन होता है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, तुलसीदास जी को लोकवादी कवि कह सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ पंक्तियां कुछ इस तरह से दी हुई है एंड यहाँ पे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा ऐसा करके है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोष्टक में किस प्रश्न के बारे में कहा गया है, इसे क्यों नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समझा कर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 3 आपके पूछे गए, कोष्टक में किस प्रश्न के बारे में कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसे क्यों नहीं पूछा जाएगा एंड तीसरा है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले कोष्टक का प्रश्न देखते हैं क्या। तो क्या है, दर्शक श्रोता साक्षात्कारकर्ता के रोने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। किस कोष्टक के बारे में, कोष्टक के किस प्रश्न के बारे में कहा गया, तो दर्शक श्रोता साक्षात्कारकर्ता के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। इस कोष्टक में प्रश्न का उद्देश्य यह है कि क्या दर्शक या साक्षात्कारकर्ता जो है उस विषय को इतने गहराई से समझता है कि उसके साक्षात्कार या दर्शन के दौरान वह रो पड़ेगा। यह प्रश्न संवेदनशीलता और भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक प्रयोक्ता भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा है, नहीं पूछने का कारण क्या है, सीधे तौर पर प्रश्न न पूछना लेकिन साक्षात्कारता का मंतव्य दर्शाना। इस प्रश्न का उद्देश्य यह है कि कहानीकर्ता ने खुद तय कर लिया है कि इस प्रश्न को पूछना साक्षात्कार की नौकरी के विचार में स्थिरता और संवेदनशीलता के साथ मिलता है। यह भी दिखाता है कि अक्सर आपसी बातचीत या भाषा का आदान प्रदान बिना सीधे प्रश्न पूछे भी संभव है। तीसरा है, उद्देश्य पाठकों की संवेदनाओं का लाभ उठाना। इस प्रश्न के माध्यम से यह सुनिश्चित होने का प्रयास हो सकता है कि पाठक भी विशेष समय तक इंतजार करे और यह संवेदनाएं महसूस करे जो किसी विशेष प्रश्न के जवाब की प्रतीक्षा में हो सकती है। यह पाठकों को कथा के माध्यम से जोड़ने और उन्हें साक्षात्कार स्थल में भागीदारी बनाने का एक प्रयास हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपको किसी 2 के आंसर देने। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है, काव्य खंड पर आधारित क्वेश्चन है ये, इनमें से 2 करने हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसा कविता में कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को रोचक शब्दों में बांधा है। उसी प्रकार आप स्वयं को सूर्योदय की पहली किरण का दृश्यता समझते हुए अपने अनुभव साझा करने। तो अपने अनुभव साझा करें। यहाँ पे क्या क्या, एक सूर्यदेव की पहली किरण के बारे में, जैसे सूर्यदेव के मनोरम दृश्य का वर्णन यहाँ पे कुछ इस तरह से किया गया है एंड यहाँ पे अपने अनुभव को साझा करना। सूर्यदेव के समय प्राकृतिक सौंदर्य अपने सिर से नया जीवन प्राप्त करता है। सूर्य की पहली किरणें हो रही है और उसका प्रकाश हर एक वस्तु को स्पर्श कर रहा है। आसमान में रंग बिरंगे बुलंद बादल और विचरित रूपों में दिखाई देने वाले प्रदर्शन का आनंद होता है। इस मनोहर समय में प्रकृति का सौंदर्य जो है प्रकट होता है, प्रकट आएगा यहाँ पे।
जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। चिरपिंग बर्ड्स, सर्दी की ठंडक और उस महकती धूप के संग ही सभी अपने को सूर्योदय में समाहित होते हैं। अपने अनुभव तो मैं सूर्यदेव को देखकर संजीवनी बूंदों की तरह नए ऊर्जा से भरा हुआ जो है महसूस करता हूँ। जब पहली किरण आकाश को छूती है तो आत्मा में एक अद्वितीय शांति का एहसास होता है। सूर्य को उगमन और उसकी किरणों का संदर्भ प्राकृतिक सुंदरता को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई थी। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 11वें का पहला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक गीत का रचनाकार स्वयं को थका व हारा हुआ क्यों महसूस करता है? आशावादी बनने के लिए उसे क्या करना होगा? एक गीत का रचनाकार स्वयं को थका हुआ और हारा हुआ क्यों महसूस करता है? आशावादी बनने के लिए उसे क्या करना होगा? तो क्या कारण है जिसकी वजह से एक गीत के रचनाकार को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है? उसका आदान-प्रदान निर्लक्ष्य जीवन के कारण हो सकता है। निर्लक्ष्य जीवन के कारण हो सकता है। वह अपने जीवन में एक सामान्यपन और अभाव से भरा हुआ महसूस कर रहा है, जिससे उसकी सृष्टि कला और रचनात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे क्यों निर्लक्ष्य जीवन के कारण, जैसे मनोबल की कमी हो सकती है, उदासी हो सकती है। इस वजह से जो है हो सकता है वो क्या है, अपने आप को क्या है, थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना, स्वयं को सजीव लक्ष्य, संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण और तात्पर्य से भरा हुआ जीवन। यहाँ पे बोला गया उसे क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये चीजें इसको करनी होगी। ठीक है? स्वयं का सजीव लक्ष्य मतलब लक्ष्य देना अपने आप को, संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण और तात्पर्य से भरा हुआ। ठीक है? लक्ष्य है क्या उसका, क्या करना है उसे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्रांति रूपी बादलों से पूंजीपति वर्ग क्यों भयभीत होता है? बादल राग पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। क्रांति रूपी बादलों से पूंजीपति वर्ग क्यों भयभीत होता है? क्रांति रूपी बादलों का मतलब क्या है? लोगों से मतलब है जो ऐसे लोग जो एक तरह से अमीर वर्ग के नहीं है, गरीब वर्ग के हैं और उन्हें क्रांति यानी क्रांति से क्यों डर लगता है, एक तरह से आपको बताना है। पूंजीपति वर्ग यानी अमीर लोगों को क्यों डर लगता है? बादल राग पाठ के आधार पर आपको बताना है। समाज के गरीब लोगों को क्रांति का लाभ मिलने के क्या कारण है? यहाँ पे अगर देखें तो सामाजिक असमानता ये हो गया और क्रांति से उत्पन्न होने वाली उत्साहजनक स्थिति, यहाँ पे ये हेडिंग है। समाज से गरीब लोगों को क्रांति का लाभ मिलने के क्या कारण है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्रांति रूपी बादलों से पूंजीपति वर्ग क्यों भयभीत है, और ये भी क्वेश्चन था इसमें कि समाज के गरीब लोगों को क्रांति से लाभ क्या है? बादल राग पाठ के आधार पर आपको बताने। तो समाज के गरीबों को लाभ क्या मिलता है? क्रांति रूपी बादलों का उत्पन्न होना आमतौर पर समाज में असमानता और अधिकारियों की दुर्बलता का परि परिचायक होता है। गरीब लोग इसे एक अवसर मानकर अपनी स्थिति में सुधार का प्रयास कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिकार और सुधार का लाभ होता है। क्रांति से उत्पन्न होने वाली उत्साहजनक स्थिति हो गया। जब समाज में क्रांति की संभावना होती है तो गरीब लोग इसे एक उत्साहजनक स्थिति मानकर उसमें भाग लेते हैं ताकि वे अपनी स्थिति सुधार कर सके और उन्हें अधिकार के एक सबसे सच्ची राय मिले। क्या कारण है जिससे वो अपने जो है अगर देखें वो जो है भयभीत होते हैं यानी डरते हैं, तो सत्ता संरक्षण यानी उसकी जो सत्ता है, पूंजीपति वर्ग क्रांति का भय करता है क्योंकि उसे अपने साम्राज्य, सत्ता और आर्थिक सुरक्षा की खोई हुई स्थिति का भय होता है। विघ्न बने रहने का खतरा होता है। यह वर्ग चाहता है कि समाज में अपनी ऊर्जा और संपत्ति को बरकरार रखने के लिए वह सत्ता के संरक्षण के लिए किसी भी रूप में बाधित नहीं हो और साम्राज्यिक बदलाव के खतरे से बचना। इस वर्ग को साम्राज्यिक बदलाव का खतरा होता है जिससे उसका सत्ता, संरक्षण और विशेषाधिकारों का खतरा हो सकता है। तो ये कारण है जिससे पूंजीपति वर्ग डरते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 12वां एंड 12वें क्वेश्चन में बोला गया है खंड जो है गद्य खंड से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एंड 2 प्रश्नों के आंसर देने आपको। सबसे पहला है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना सकता है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द बाजार दर्शक को कैसे प्रभावित करते हैं? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। किस तरह से? जैसे यहाँ पे देखिए हम असंतोष ये शब्द बताता है कि बाजार दर्शक चाहते हैं कि कुछ खरीदे, ठीक है, कुछ खरीदना, लेकिन किसी कारण से वे वास्तविकता में खरीदारी करने में सक्षम नहीं हो सकते। यह उनको असंतोषित बना सकता है क्योंकि वह चाहते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
एक ये हो गया। तृष्णा, इस शब्द के माध्यम से दिखाया गया है कि बाजार दर्शक निर्दिष्ट चीजों की अत्यधिक कामना कर रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं। यह उन्हें उच्चतम स्तर की सुख जो है शांति की प्राप्ति में रुकावट डाल सकता है। ईर्ष्या, यह शब्द बताता है कि बाजार दर्शक ईर्ष्या भावना से ग्रस्त हो सकते हैं जिसका कारण कि वह खुद कुछ नहीं खरीद रहे हो सकते हो, लेकिन दूसरों को खरीदते देखकर उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। इस इन भावनाओं के कारण बाजार दर्शक अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं और समाज में असंतोषित महसूस कर सकते हैं। इससे उनका जो है विकास भी प्रभावित होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला 12वें का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। शिरीष एक अद्भुत जो है अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। लेखक ने इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन को क्या है, तर्क सहित स्पष्ट करना है। शिरीष के फूल की इस विशेषता से मिलने वाले संकेत पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले कथन का तर्क सहित स्पष्टीकरण दे देते हैं। अगर हम देखें तपती गर्मी में भी क्या है, कोमल तंतु जाल और केसर को उगाना। तपती गर्मी में भी तंतु जाल और केसर का उगाना इसकी सहनशीलता और सामंजस्य दिखाता है, जो दुख और सुख को समान रूप से स्वीकारने की ऊर्जा को प्रतिष्ठानित करता है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, यानी तपती गर्मी में भी क्या है, कोमल तंतु जाल और केसर को उगाता है। ये एक ही हो गया। दूसरा क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी वायुमंडल से रस खींचना। यह विशेषता सीरीज के फूल के लिए उन्नतता को दर्शाती है, क्योंकि वायुमंडल से रस खींचना समृद्धि की स्थिति में भी संभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि सीरीज जो है विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है और उसकी आत्मविश्वासी भावना हर कदम पर बनी रहती है। सीरीज के फूल की अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रत्येक परिस्थिति में अटल अविचल रहना। ये क्या है, हर एक परिस्थिति में क्या रहता है, अपनी अटलता और अविचलता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यह साबित होता है कि दुख और सुख के बावजूद ये स्थिर रहता है। अपने कर्म पथ पर जो है दृढ़ रहना और दूसरों की परवाह किए बिना जो है सब कर्म जो है में मस्त रहना। यानी दूसरों की फिक्र किए बिना जो है अपने आप को क्या है, अपने आप में मस्त रहना, जो अवधूत की भावना को प्रतिस्थानित करता है। तो ये हो गया, अपने कर्म पर दृढ़ रहना। फिर इसके फूल अपने कर्म पर जो है दृढ़ रहता है, जिससे ये दिखाता है कि अपने मूल्य उद्देश्यों की प्रति जो है प्रतिबद्ध और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन आपका। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, कला विपरीत परिस्थितियों में भी सबल बनाती है। जो कला क्या है, कला के बारे में विपरीत परिस्थिति यानी कठिनाइयों में भी क्या है, सबल बनाती है। पहलवान की ढोलक, पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पाठ की ढोलक अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो इसके साथ बहुत सारी गलत चीजें भी होती है, यानी विपरीत परिस्थितियां होती है। लेकिन क्या है, ढोलक से उनको क्या है, शांति मिल जाती है, या एक तरह से कहे तो वो परेशानी जो है वो कम महसूस करते हैं। तो यानी कला एक तरह से ढोलक क्या है, कला ही ढोलक बजाना, एक कला में ही आएगा। तो यहाँ पे चाचा सिंह से कुश्ती करते समय ढोल की आवाज से लुट्टन को ताकत मिलना, एक ये हो गया आपका पॉइंट, ढोलक। ठीक है, महामारी की विभीषिका में ढोल की आवाज आवाज से गांव वालों को उत्साहवर्धन होना, एक ये पॉइंट हो गया। दोनों पुत्रों को खोने के बाद भी क्या, ढोलक के सारे लुट्टन को मजबूती मिला। तो ये पॉइंट हो गए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कला विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, लोगों को सबल बनाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बहुत आज के समय का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का अगर हम देखें तो कुछ हो जाता है घर में, या एक ब्रेकअप नाम की चीज होती है, ब्रेकअप हो जाता है किसी का, क्या करने लग जाते हैं लोग, जो भी है गाने सुनने लग जाते हैं। वो क्या, उनको थोड़ा क्या करता है, उनके मन को शांति देता है। ठीक है, तो क्या हो, गाना भी तो एक कला में ही आएगा, सिंगिंग। तो ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह इस चैप्टर को ध्यान में रख के आपको बताना था। तो ढोलक क्या है, ये सारी जो परेशानियां हो रही थी, इसमें क्या है, अपने आप को जो है मजबूती मिल रही थी इन लोगों को। ये चीजें आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, गद्य खंड पर आधारित क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चन के आंसर देने आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्तिन प्रत्यसत्तात्मक मान्यताओं के बीच अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। पाठ के आधार पर दो उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो लगातार 3 लड़कियां पैदा होने पर सास व जिठानियों द्वारा उपेक्षा की जाती रही। जिठानियों द्वारा अपने लड़कों की अपेक्षा जो है भक्तिन की बेटियों से घर का सारा काम करवाना, बड़ी लड़की के विधवा होने पर परिवार द्वारा संपत्ति हड़पने की कोशिश करना, और जिठोत के तीतरबाज साले की बेटी की शादी करने के लिए पंचायत द्वारा निर्णय देना।
तो ये चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित क्यों मानती है? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर आपको बताना है। जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित क्यों मानती है? तो देखते हैं क्यों मानती है। एक यहाँ पे रीजन है, जीजी मेंढक मंडली का सिद्धांत था कि अगर कुएं से कुछ मांगा जाए तो सबसे पहले क्या है, उसे एक परीक्षण में रखा जाना चाहिए। उन्होंने माना कि इससे व्यक्ति की आत्मा में साहस और परिश्रम का आभास होता है, जो उसे अधिक जो है प्राप्तिशील बना सकता है। तो एक तो ये है जीजी का मानना कि किसी से कुछ मांगने से पहले उसे क्या है, कुछ चढ़ावा देना आवश्यक है। तो इन्होंने ये किया था। कुछ पाने के लिए पहले त्यागना पड़ता है। तो जीजी मेंढक मंडली ने बताया कि जब व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो उसे कुछ क्या है, त्यागना पड़ता है। इससे व्यक्ति की साहसी भावना बढ़ती है और उसका मानवीय दृष्टिकोण मजबूत होता है। तो जीजी मेंढक मंडली का यह तत्व प्रकट करता है कि उन्हें चाहिए था कि व्यक्ति किसी भी चीज को मांगने से पहले उचित परीक्षण और त्याग का सामर्थ्य करे, जिससे उसका मानवीय और आत्मिक विकास हो सके। इसीलिए इन्होंने जो है पानी जो है मंडली पर पानी फेंका। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता और समानता से लेखक का क्या तात्पर्य है। स्वतंत्रता से क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समता की बात करें, समता जिसका मतलब होता है समानता। समता का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक आदर्श समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह जन्म, जाति, लिंग या किसी अन्य परंपरागत भेद हो। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समता और स्वतंत्रता में लेखक के क्या विचार रहे उसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट आते हैं हम 14वें की तरफ, जो कि लास्ट रहता है। गद्य खंड पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। उपयुक्त कथन किसने कहा और जो है किसे और किस उद्देश्य से कहा? सिल्वर वेल्डिंग जो है वेडिंग पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है, कथन चड्ढा द्वारा कहा गया था। किसको? ये कहा गया था पंत जी को। इसका मेन उद्देश्य अगर देखें तो क्या था? अपमानित करना ही था। उनका उद्देश्य क्या था? अपमानित करना था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा। चड्ढा एक धृष्ट और दुराचारी व्यक्ति ने इस बात का तात्पर्य इस परिस्थिति के साथ किया कि जब तक व्यक्ति डिजिटल चिप लेता है तब तक उसे सस्ती मिल जाती है और उसे इसे एक जापानी के साथ तुलना कर रहा है। इससे पता चलता है कि उसका उद्देश्य पंत जी को अपमानित करना और उसे हंसी में घेरना था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन है, रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। पाठशाला जाने के लिए रोते धोते शब्दों का प्रयोग क्यों क्यों किया गया? जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है इसका आंसर एंड उसके संघर्ष के बारे में भी आपको बताना है। तो रोते धोते शब्दों का प्रयोग रोते की भावना और धोते की संघर्षपूर्ण स्थिति को बयान करने के लिए किया गया है, जिससे पाठशाला जाने की इच्छा और मजबूरी का अभिव्यक्ति होती है। जूझ कहानी के आधार पर वक्ता का संघर्ष व्यक्ति के जीवन में उत्कृष्टता की ओर प्रवृत्ति करने की चुनौती को दिखाता है। दत्ताजी राव ने दत्ताजी राव सरकार के समक्ष अपनी इच्छा मजबूती का विवेचन करना, माँ से निवेदन करना, दादा के सामने अपनी बात कहना, सारे संघर्ष के बावजूद अंत में वह पाठशाला जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की संघर्षशीलता और परिश्रम के परिणाम स्वरूप वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है, विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर रेखांकित वाक्यांश की उपयोगिता और महत्व के बारे में आपको बताना है। तो अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर रेखांकित वाक्यांश की उपयोगिता और महत्व अगर देखें हम, तो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी तत्कालीन विद्वानों के लिखित दस्तावेजों से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, रेखांकित वाक्यांश प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के लिए विद्वानों के लिखित दस्तावेज का महत्व बताता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि अतीत की जानकारी का स्रोत विद्वानों के लेखकीय काम से है। दूसरा देखिए, किसी भी तथ्य अथवा जानकारी की पुष्टि के लिए विद्वानों के मत का उल्लेख किया जाना। रेखांकित वाक्यांश विद्वानों के मत का महत्वपूर्ण होने को बताता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी तथ्य या जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वह विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया और मान्यता प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह रेखांकित वाक्यांश अतीत में हुए घटना और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने
के लिए विद्वानों के लेखन को महत्व दिखाते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि तीसरा था 14वें का। तो कुछ इस तरह से होगा एंड इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड ये आपका पार्ट 2 था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो नीचे आपको राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना कि जब भी हम कोई नई वीडियोस लेकर आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी यही था आज का वीडियो। हाँ, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।